Welcome to on my YouTube channel. Today we will discuss about revolt of 1857 in detail. जो भी इस रिवोल्ट के बारे में जो भी बात है वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहली बात यह है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। सिपाही म्यूटनी रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोलते हैं। ये सिपाही म्यूटनी रिवोल्ट ऑफ 1857 को ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है। अगर कल आपको कहीं पर मेंशन करना होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी किसने कहा था तो वो उसको ब्रिटिशर्स ने कहा था। और दूसरी बात ये रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी क्यों बोला जाता है ये हम आगे चलकर आगे डिस्कस करेंगे कि इसको सिपाही म्यूटनी क्यों बोला जाता है। पहले आपको मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ना पीजेंट्स ने स्टार्ट किया है ना ये उस टाइम के जो राजा महाराजा थे ना किसी आम जनता ने स्टार्ट किया है। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाहियों जो कि आर्मी पर्सन रिक्रूटेड थे उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे इंडियन आर्मी मैन उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया। इसीलिए इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी बोला जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी क्यों बोला जाता है। अब चलते हैं हम दूसरी पॉइंट की ओर। फर्स्ट देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है और रिवोल्ट ऑफ 1857 को दूसरा नाम बोला जाता है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियंस जो सिपाही म्यूटनी इसका नाम है वो ब्रिटिशर्स ने रखा है रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी का नाम। और जो इंडियंस है इंडियंस ने ये नाम एक्सेप्ट नहीं किया है सिपाही म्यूटनी का। इंडियंस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को अपना नाम दिया है और बोला ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया के लिए। इंडियंस ये मानते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था रिवोल्ट ऑफ 18 था जो फर्स्ट वार था जो इंडियन पीपल ने इंडियन सिपाहियों ने उस टाइम पहली बार लड़ा था। पहली बार रिवोल्ट ऑफ 1857 में इंडियन पीपल ने अपनी आवाज उठाई आज़ादी के लिए। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 पहली बार इस रिवोल्ट में इंडियन नेशनलिज्म जो था इंडिया का नेशनलिज्म वो जाग गया था। इसीलिए इंडियंस इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोलते हैं ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था इंडिया के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अब हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्या काजेस थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बहुत सारे काजेस थे जैसे कि आप देखो इसको पॉलिटिकल काज भी रेस्पॉन्सिबल थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। जो इकोनॉमिक काज है वो भी रेस्पॉन्सिबल था। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी वो भी रेस्पॉन्सिबल वो काज भी था। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी उस टाइम वो भी रेस्पॉन्सिबल था। तो अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा काज रेस्पॉन्सिबल रहा और किस काज की वजह से किन वजूहात की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 अचानक स्टार्ट हुआ। पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल काज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। पॉलिटिकल काज हम पहले देखेंगे। देखो पॉलिटिकल काज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। जो नाना साहब था ये एडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव सेकंड का और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कुछ पेंशन देती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाना साहब को पेंशन देती थी। फिर क्या हुआ 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने बिल्कुल नकार कर दिया है कि अब हम नाना साहब को पेंशन नहीं देंगे। ये भी एक पॉलिटिकल काज रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टोटली इनकार कर दिया है नाना साहब को पेंशन देने के लिए। दूसरा काज एक बहुत बड़ा काज था वो था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस आप जानते होंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या था। अगर नहीं जानते होंगे तो आगे चलकर दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या था। इसके साथ एक दूसरी पॉलिसी भी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस के साथ वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले अब हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस ऊपर ऊपर से क्या था। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस मीन्स था जिस भी राजा महाराजा के पास अपना सन नहीं था। इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के उस टाइम आप जानते हैं कि ब्रिटिश दौर के टाइम इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे। और उस टाइम जिस प्रिंसली स्टेट का राजा महाराजा मर जाता था और उसको अपना सन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल पहले आप समझो कि एक राजा है और ये इसकी टेरिटरी है
اور اس راجا نے کیا کیا ہے، اس نے یہاں پر ٹریٹی کی ہے کس کے ساتھ؟ برٹشرز کے ساتھ۔ اس برٹشرز کے ساتھ اس نے ٹریٹی کی ہے۔ اس ٹریٹی کا نام رکھا گیا تھا ڈاکٹرن آف لیپس۔ اس ڈاکٹرن آف لیپس میں کیا ہوتا تھا، جو یہ راجا ہے اور جو اس کی ٹیریٹری ہے، اگر یہ راجا کل مر گیا اور جو اس کی یہ ٹیریٹری ہے یہ سیدھا کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ یہ ڈاکٹرن آف لیپس کے تھرو برٹشرز کے ہاتھ میں جائے گی۔ شرط یہ تھا کہ جو راجا تھا اگر یہ مر گیا، اس کے پاس اپنا سن کوئی نہیں ہوگا، اپنا ہائر اگر راجا کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو اس ڈاکٹرن آف لیپس کے تھرو یہ ساری ٹیریٹری اس راجا کی جائے گی کس کے پاس؟ یہ ساری ٹیریٹری جائے گی یہاں پر برٹشرز کے۔ اگر اس راجا کا کوئی بھی اڈاپٹڈ سن ہوگا، اس اڈاپٹڈ سن کو کوئی حق نہیں تھا اس ٹیریٹری پہ راج کرنے کے لیے۔ اسی لیے ڈاکٹرن آف لیپس کے تھرو کیا کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، اس نے یہ جو نانا صاحب ہے اس کو پینشن دینا بند کیا تھا، کیونکہ یہ اڈاپٹڈ سن تھا۔ اور ڈاکٹرن آف لیپس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کل راجا مہاراجا مر گیا تو اس کا اپنا کوئی نہیں بیٹا ہوگا، تو جو بھی اس کی ٹیریٹری ہے یہ ساری برٹشرز کے ہاتھ میں جائے گی، نہ کہ اس کے اڈاپٹڈ سن میں۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہو یہ جو ڈاکٹرن آف لیپس، اس کا مقصد کیا تھا ڈاکٹرن آف لیپس کا۔ اور اب ہم آگے چل کر دوسرا کاز دیکھیں گے، وہ ہے اکنامک کاز۔ اکنامک کاز کیا تھا؟ دیکھو اکنامک کاز کیا تھا۔ برٹشرز نے کیا کام کیا تھا، اس نے بہت زیادہ ہیوی ٹیکسز لگائے تھے جو کہ انڈین گڈس پر۔ جو انڈیا تھا، آپ نے ڈرین آف ویلتھ سنا ہوگا۔ ڈرین آف ویلتھ میں کیا ہوا؟ ڈرین آف ویلتھ دادا بھائی ناروجی نے اس کا کنسپٹ دیا ہے ڈرین آف ویلتھ میں۔ ڈرین آف ویلتھ میں وہ یہ بولتا ہے جو بھی انڈیا کا پیسہ تھا وہ سارا پیسہ کہاں پر چلا گیا؟ برٹشرز میں چلا گیا، یوروپ میں۔ اور وہاں سے یہ جو انڈیا سے کیا ہوتا تھا، انڈیا سے یہ برٹشرز را مٹیریل کلیکٹ کرتے تھے اور کہاں لیتے تھے؟ وہ یہ لوگ اپنی ٹیریٹری میں لیتے تھے اور وہاں پر کیا کرتے تھے؟ وہاں سے کچھ گڈس تیار کرتے تھے اسی را مٹیریل کے اور دوبارہ یہاں پر انڈیا میں بیچتے تھے ان گڈس کو۔ جو انڈین گڈس ہے، یہ جو انڈین گڈس ہے، انہوں نے انڈین مرچنٹس کو اس قابل نہیں رکھا تھا کہ یہ اپنے گڈس اٹھا کر دوسری جگہ بھیجیں گے، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگتا تھا۔ انڈین گڈس پہ انہوں نے بہت زیادہ ٹیکس لگایا تھا۔ اسی کی وجہ سے جو اکنامک کاز ہے وہ بھی ریسپانسبل ہے ریولٹ آف 1857 کے لیے۔ اس کے بعد آپ ایک بڑا کاز دیکھو گے، وہ یہ ہے ملٹری ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی۔ ملٹری ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہی تھی؟ دیکھو، جو انڈین سولجرز وائر پیڈ لو سیلری، جو انڈین سولجرز ہے ایز کمپیئر ٹو برٹش سولجرز، انڈین سولجرز کو بہت ہی زیادہ کم سیلری دی جاتی تھی۔ اور دوسری بات، دے کوڈ ناٹ رائز ابو دا رینک آف صوبے دار۔ دیکھو، اگر انڈین سولجر کتنی بھی ترقی کرتا تھا اور اگر انڈین سولجر کتنی بھی بڑی کام کرتا تھا اس برٹش گورنمنٹ میں، لیکن جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ کبھی بھی انڈین سولجر کو صوبے دار کی رینک سے اوپر نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ صوبے دار رینک تھی، یہ ایک فکس رینک تھی، اس کے اوپر انڈین سولجر نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے یہ جو ملٹری کاز ہے یہ بہت ہی ایک ریسپانسبل کاز مانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر جو انڈین آرمی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی بھی ہو رہی تھی، اندر ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی، کلرز کے بیس پہ، وہ کچھ کاسٹ کے بیس پہ وہ اندر ہو رہی تھی، کیونکہ برٹشرز بول رہے تھے انڈین آرمی کو آپ سے بہت زیادہ سپیریئر ہے، اسی لیے وہاں پر اندر بھی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی۔ اور انہوں نے کلیئرلی یہ بولا تھا کہ انڈین اسٹیٹ کے جو ملٹری آفیشلز ہیں یہ صوبے دار کی رینک سے اوپر نہیں جائیں گے۔ دیکھو ہوتا کیا تھا، یہ جو ریلیجس ڈسکرمنیشن ہے، برٹش گورنمنٹ نے انڈیا میں کچھ سٹیپس خود اٹھائے۔ اس میں کیا تھا، کچھ برٹشرز نے کچھ سوشل ریفارمز کیے، اس میں کچھ سوشل ریفارمز جو تھی وہ بہت اچھی سوشل ریفارمز تھی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ برٹش گورنمنٹ میں جو اس ٹائم وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس نے ستی کو بین کیا اس ٹائم، اپنے ٹائم پر۔ وہ ایک بہت پازیٹو سٹیپ تھا، لیکن جو کچھ انڈین پیپل تھے جو انڈیا میں رہ رہے تھے اس ٹائم، ان لوگوں کو یہ ریلیجن میں گھسنا برٹشرز کا پسند نہیں آیا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کاز مانا جاتا ہے اس کے لیے ریولٹ آف 1857۔
इसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज माना जाता है, जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 आखिरकार इसी काज से स्टार्ट हुआ है, वो ये है। देखो, जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोडक्शन किया था किसका, इनफील्ड राइफल्स का। इनफील्ड राइफल्स उसने अपने आर्मी में इंक्लूड किए थे। देखो, जो इनफील्ड राइफल्स थी उसमें इस्तेमाल जो गोलियां होती थी, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता था इनफील्ड राइफल्स में, वो ज़्यादा किसका था, वो फेट था किसका, एक पिग का था। एक पिग का फेट था, दूसरा उसमें काऊ का फेट था, और एक पिग का दूसरा गाय का। देखो, जो पिग फैट था, ये जो फैट है, ये उसमें लगा कारतूस में लगाने के लिए दांतों से चबाना पड़ता था उस टाइम, फिर उसमें लगाना पड़ता था। ये जो पिग फैट है, पिग फैट मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। जो मुसलमान सोल्जर्स थे, वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो पिग फैट को अपनी जुबान से चबाएंगे फिर उसमें लगाएंगे, क्योंकि इस्लाम में जो पिग है, उस पिग फैट है या पिग का कोई भी गोश्त है, पिग को बहुत ज्यादा गंदा माना जाता है। और दूसरा, ये जो काउ फैट है, इस पिग फैट से किसको प्रॉब्लम थी, वो मुसलमान सोल्जर्स को प्रॉब्लम थी। अब हम चलते हैं काउ फैट की तरफ। जो ये नॉन मुस्लिम्स थे, उनको काउ फैट से, हिंदू जो थे उनको काउ फैट से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि हिंदुज्म में जो काउ है वो बहुत ज्यादा सैक्रिड मानी जाती है, इसीलिए वो इस काउ फैट को चबाने के लिए तैयार नहीं थे, जो हिंदू सोल्जर्स उस टाइम उस आर्मी में थे। तो अब आपने देखा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसके लिए कौन कौन से काजेज रेस्पॉन्सिबल थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आउटब्रेक, आखिर रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, उसके नताइज क्या निकले, और किस किस जगह पर कौन सा जो लीडर था रिवोल्ट को लीड कर रहा था। देखो, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। जिस टाइम रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था इस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल। रिवोल्ट स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को, और एंड ये होता है 1 नवंबर 1858 को। पूरे ये एक साल चला लगभग। देखो, 10 में 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट होता है और एंड होता है 1 नवंबर 1858 को। ये बात आपको अब याद रखनी है। अब हम चलेंगे आउट ब्रेक ऑफ रिवोल्ट की तरफ। देखो, रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ। On March 29th, 1857, a soldier named Mangal Pandey attacked and fired at his senior officer. अब क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को एक सोल्जर है, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 अटैक करता है और अपने सीनियर ऑफिसर पर फायर करता है। उस सीनियर ऑफिसर कौन था, लेफ्टिनेंट जनरल भगत था। उस पर वो फायर करता है और उसको वो सीरियसली उसको जख्मी करता है। कौन, मंगल पांडे। ये वाक्य सब कहाँ पर होता है, ये बारकपुर बंगाल में होता है। ये सब वाक्य बारकपुर बंगाल में होता है। जो मंगल पांडे, वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का पार्ट था। जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आर्मी थी, उसी में वो रिक्रूटेड था, वो उसी का एक हिस्सा था मंगल पांडे। उसके बाद क्या होता है, जब मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को अपने सीनियर ऑफिसर पर हमला करता है, उसको जख्मी करता है, तो ऐसा कोई भी वजह पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, ऐसा कोई भी किस्सा। इसी बात का काउंटर अटैक करते हुए ब्रिटिशर्स क्या काम करते हैं, वो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मारते हैं। 8 अप्रैल 1857 को वो मंगल पांडे को मैदान में फांसी देते हैं। कौन, ब्रिटिशर्स। और अब ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो अब ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। यही जो काज है, आगे चलकर बहुत सारे जो और सपोर्टर्स थे मंगल पांडे के, वो मैदान में आएंगे। देखो अब क्या होता है। 10th में देयर वाज अ म्यूटनी ऑफ सिपाहीज एट मीरठ। 10th में जो सिपाहीज है, 34th नेटिव कैवलरी के जो सिपाहीज है, अंडर किसके अंडर वो काम करते हैं, वो काम करते थे जनरल हावत के अंदर। ये 90 सिपाहीज होते हैं टोटल। यही 90 सिपाहीज मीरठ में 10th मई को रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या देखा, जो ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, 3rd नेटिव कैवलरी के जो 90 सिपाहीज है, ये मीरठ में इकट्ठा होते और 10th में
मेरठ में यही लोग क्या सिपाही म्यूटनी को तैयार करते हैं और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर था ये मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट्स में था। जो साउथ ऑफ इंडिया था, साउथ ये जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं था। रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्यादातर यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में था और ज्यादातर कहाँ पर था, यूपी और नॉर्दर्न पार्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 था ज्यादातर। और ये साउथ में ज्यादा रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं चला। रिवोल्ट ऑफ 1857 में सोल्जर्स ने एक और मशहूर स्लोगन उस टाइम दिया। वो स्लोगन था मार्च टू दिल्ली, जिसको हम दिल्ली चलो स्लोगन बोलते हैं। दिल्ली चलो स्लोगन ये सोल्जर्स ने उस टाइम दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौर में। एट दिल्ली द मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड वाज प्रोक्लेमेड द एम्परर ऑफ इंडिया। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है। हिज वाइफ जीनत महल, जिसको क्या महक परी, उसका नाम उसको महक परी भी बोलते हैं। जो जीनत महल थी, जीनत महल कौन थी, ये बहादुर शाह सेकंड पहले कौन था, बहादुर शाह सेकंड मुगल एम्परर का लास्ट रूलर था, मुगल एम्परर का लास्ट बादशाह था। उसी की वाइफ जो जीनत महल है उसको क्या और नाम बोलते हैं, उसको महक परी बोलते हैं। became the de facto emperors of India where the rulers were loyal to British, the soldiers revolted। देखो क्या हुआ उस टाइम, जो इंडियन रूलर्स है उस टाइम के, अब मैंने पहले भी बोला आपको कि इंडिया में उस टाइम नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स लगभग 90% प्रिंसली स्टेट्स वो प्रिंसली स्टेट्स थी जो ओपनली ब्रिटिशर्स को उस टाइम सपोर्ट कर रही थी। वो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसके अलावा भी जहां जहां पर राजा महाराजा का रूल चल रहा था इंडिया में, जहां पर भी इंडिपेंडेंट कोई एम्परर था, उन सब ने उस टाइम किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स को। कैसे, कुछ लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया, जो सोल्जर्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, लेकिन जो बादशाह थे इंडिया के, जो और गवर्निंग एम्परर्स थे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। इन द बिगनिंग द रेबल्स वर सक्सेसफुल। पहले क्या हुआ, बिगनिंग में जो रिवोल्ट कर रहे थे इंडियन आर्मी, उसके फिर पहले इंडियन आर्मी खाली थी, ये जो 90 सिपाही थे ये खाली रिवोल्ट कर रहे थे। इसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन गया, उसमें और भी कुछ पर्सन है जो इस रिवोल्ट में शामिल हुए। इन द बिगनिंग द रेबल्स वायर सक्सेसफुल। पहले क्या हुआ, जो रेबल्स है बिगनिंग में सक्सेसफुल हुए। यूरोपियंस वायर किल्ड, उन्होंने ब्रिटिशर्स को किल किया। लॉ कोर्ट्स एंड द पुलिस स्टेशन वायर अटैक्ड, उन्होंने लॉ कोर्ट्स को भी अटैक किया, पुलिस स्टेशन को भी अटैक किया। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उस टाइम, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इंडिया के थे, उनको इंडियन जो जो रेबल्स है जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया, जला दिया। बट रिवर सून बिगेन टू आकर, बट उसके बाद क्या हुआ, ये जो सारा रिवोल्ट हुआ उसका रिवर्स होने लगा। जो ये जो इंडियन मैन है, ये जो सोल्जर्स है, ये वीक पड़ने लगे कि इसमें रिवोल्ट में। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का फेलियर ज्यादातर यही माना जाता है। पहले फेलियर ये माना जाता है कि जो कुछ सिपाही, कुछ ये जो नवाब थे इंडिया के, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, इंडिया को सपोर्ट उस टाइम नहीं किया। दूसरा काज ये था, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्ट्रेटजी थी, ये रनोजी बाबा और अजीमुल्लाह खान ने लंदन में बनाई थी। रिवोल्ट हमको कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइम पर स्टार्ट करना है, इस सब की स्ट्रेटजी रनोजी बाबा और अजीमुल्लाह खान ने लंदन में बनाई थी। दे वांट टू स्टार्ट इट ऑन 31 मई 1857। देखो, ये जो रनोजी बाबा और अजीमुल्लाह खान थे, वो चाहते थे कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करेंगे 31 मई 1857 को, बट इट स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। लेकिन उनके मशवरे से पहले ही ये 10 ऑफ मई स्टार्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। लगभग 21 डेज पहले ये उनके मशवरे से स्टार्ट हुआ, जो जहां से वो चाहते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करना, लेकिन उनसे पहले ही रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ 21 डेज। इसके बाद एट द टाइम ब्रिटिश आर्मी चीफ और जॉर्ज एनिसन, उस टाइम कौन था ब्रिटिश आर्मी का चीफ, जिस टाइम रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था इंडिया में, उस टाइम ब्रिटिश आर्मी का चीफ था जॉर्ज एनिसन। सम बुक्स वर रिटन ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 पे या उस दौर में कुछ बुक्स लिखी गई थी, उसमें 3 फेमस बुक्स है।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले ये बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को किसने लिखा है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक को वीडी सावरकर ने लिखा। उसके बाद दूसरी बुक है द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857, इसको मौजूमदार आर.सी. मौजूमदार ने लिखा है। इसके बाद पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम लिखा है इस बुक को। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप इन बुक्स का नाम जरूर याद रखिए। पहले द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर, द सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857 बाय आर.सी. मौजूमदार, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी है? ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भाग लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन कहाँ से, कौन लीडर कहाँ से रिवोल्ट लड़ रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। बखत खान, ये जो बखत खान थे ये दिल्ली से लड़ रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। बखत खान दिल्ली से लड़ रहे थे। दिल्ली क्या थी? कैपिटल थी, दिल्ली से लड़ रहे थे, मेन सेंटर था उस टाइम। दिल्ली से कौन लड़ रहा था? भगत लड़ रहा था। ही वॉज कॉल्ड साहिब आलम बहादुर बाई बहादुर शाह सेकंड। ये जो भगत खान है दिल्ली का, उसको टाइटल दिया था किसने? बहादुर शाह सेकंड ने। जो लास्ट मुगल अम्पायर है बहादुर शाह सेकंड, इसने भगत खान का टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर को। क्या टाइटल? साहिब आलम बहादुर। सप्रेस्ड, अब ये जो दिल्ली का रिवोल्ट है, दिल्ली में कौन सप्रेस करता है रिवोल्ट को? ये जो ब्रिटिश आर्मी का चीफ होता है नेल्सन एंड विलियम हॉडसन, यही दो बंदे वो होते हैं जो दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। अब हम कानपुर को देखेंगे। कानपुर में रिवोल्ट कौन लड़ रहा था? कानपुर में रिवोल्ट लड़ रहा था नाना साहब। नाना साहब जो था वो कानपुर में रिवोल्ट लड़ रहा था अलॉन्ग विथ तांत्या तूप। इसके साथ और कौन था? उसके साथ और एक तांत्या तूप था। एंड अजीमुल्ला, और कौन था? अजीमुल्ला खान भी इसके साथ था। क्रांति दूत अजीमुल्ला खान को बोला जाता है, ये बात आप याद रखें। ये जो अजीमुल्ला खान है, अजीमुल्ला खान का दूसरा नाम है क्रांति दूत। क्रांति दूत माने जिसने क्रांति लाई है, उसी को क्रांति दूत बोलते हैं। सप्रेस्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल एंड हैवलॉक, ये जो कानपुर का रिवोल्ट था जहां पर नाना साहब लड़ रहा था, तांत्या तूप लड़ रहा था, अजीमुल्ला खान लड़ रहा था, वहां पर जो रिवोल्ट है इसको सप्रेस किसने किया है? इसको सप्रेस किया है कॉलिन कैम्पबेल और हैवलॉक ने कानपुर में रिवोल्ट सप्रेस किया है। अब हम देखेंगे अवध या लखनऊ की तरफ। अवध या लखनऊ में कौन लड़ रहा था रिवोल्ट को? ये जो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल लड़ रही थी अवध और लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857। ये फीमेल थी बेगम हजरत महल। फर्स्ट वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, ये पहली वाइफ थी किसकी? नवाब वाजिद अली शाह की। शी डिफीटेड हर सन बिरजिस कादिर एज द नवाब ऑफ द अवध, सप्रेस्ड हवला। देखो ये जो बेगम हजरत महल है ये लड़ रही थी अवध लखनऊ से रिवोल्ट को, और अवध लखनऊ में किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया है? अवध लखनऊ में भी हैवलॉक ने रिवोल्ट को सप्रेस किया है। ऐसे जेम्स नेल, कैम्पबेल है, ओटराम है, उन सब ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को अवध में सप्रेस किया है, दबाया है रिवोल्ट ऑफ 1857 को अवध में। उसके बाद हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई। ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये कहाँ से लड़ रही थी? ये झांसी से लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट को झांसी से लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई द विडो क्वीन ऑफ द राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये किसकी विडो क्वीन थी? इसका जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा गंगाधर राव। ये जो रानी लक्ष्मीबाई है इसकी डेथ हुई है जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई है। While the तांत्या तूप was later captured, जो तांत्या तूप था हमने ऊपर देखा इसको कैप्चर किया गया है। और झांसी में रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया है? हुगरोज ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को झांसी में सप्रेस किया है। उसके बाद हम देखते हैं मौलाना अहमदुल्ला को। मौलाना अहमदुल्ला फर्स्ट अवध एंड देन राहिलकंड। मौलाना अहमदुल्ला जो था वो फर्स्ट अवध में रिवोल्ट लड़ रहा था, उसके बाद वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ? रहलकांड की तरफ वो शिफ्ट हुआ। ही वॉज आल्सो कॉल्ड द डंका साहब और द मौलवी विथ ए ड्रम। इसको क्या बोलते थे? मौलवी अहमदुल्ला को, मौलवी अहमदुल्ला को डंका साहब और मौलवी विथ ए ड्रम बोला जाता था। कंवर सिंह एंड अमर सिंह, ये कहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 लड़ रहे थे? ये बिहार से लड़ रहे थे। देवी सिंह कहाँ से था? मथुरा से लड़ रहा था। कदम सिंह मीरठ से लड़ रहा था।
हामिद अली कहाँ से, दिल्ली से लड़ रहा था। मनीराम देवान आसाम से रिवोल्ट लड़ रहा था। लियाकत अली इलाहाबाद से लड़ रहा था। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से रिवोल्ट को लड़ रहा था। राव तुलराम अंबाला से लड़ रहा था। खान बहादुर बारली से रिवोल्ट ऑफ 1857 को लड़ रहा था। The revolt was completely suppressed by the end of 1858। ये मैंने आपको ऊपर भी बोला है कि 1 नवंबर 1858 को रिवोल्ट ऑफ 87 पूरा सप्रेस किया जाता है और रिवोल्ट ऑफ 1857 1 नवंबर 1858 को एंड होता है। फेट ऑफ द लीडर्स, देखो किस लीडर के साथ बाद में क्या हुआ। Bahadur II arrested with his son by the Major William Henson at Humayun's tomb on September 20, 1858. Deprived to the Rangoon where he died in 1862, his sons were shot dead. ये जो लास्ट मगल रूलर था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर, इसको अरेस्ट किया जाता है। इसको अरेस्ट कौन करता है? इसको अरेस्ट करता है मेजर विलियम हैंडसन। कहाँ पर? हुमायूं टॉम्ब पर उसको मेजर विलियम हैंडसन जब्त करता है, उसको कैप्चर किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है 20 सितंबर 1858 को। और कहाँ पर रखा जाता है? रंगून जेल में। वहाँ पर ये 1862 में उसकी डेथ होती है। 1862 में बहादुर शाह सेकंड की डेथ होती है। कहाँ पर? रंगून जेल में। हिज सन्स वर शॉट डेड। ये जो बहादुर शाह सेकंड के जो 2 सन्स है उनको मार दिया गया है। नाना साहब एंड बेगम हजरत महल एस्केप टू नेपाल। ये जो नाना साहब है और बेगम हजरत महल है, ये कहाँ पर चले गए? ये नेपाल भाग गए उस टाइम। रानी झांसी डाइड इन द बैटलफील्ड। ये जो झांसी की जो रानी थी वो बैटलफील्ड में ही उसकी मौत हुई। तांत्या तोप वाज कैप्चर्ड आफ्टर बेट्रेड बाय अ फ्रेंड। तांत्या तोप को कैप्चर किया गया है किस अपने फ्रेंड की मुखबिरी पे एंड एग्जीक्यूटेड इन। उसको बाद में ये जो तांत्या तोप था इसके लिए मुखबिरी उसके ही फ्रेंड ने की। बाद में तांत्या तोप को 1859 में मारा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि काजेज ऑफ फेलियर क्यों हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने पहले भी बताया आपको कि सिंधिया ऑफ होलकर ऑफ इंदौर, द निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, द नवाब ऑफ भोपाल एंड अदर्स। ये जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं ये ओपनली किसको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम? ये उस टाइम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ये प्रिंसली स्टेट्स ये इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये भी एक काज माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को। क्यों रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ? द मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑफ द रिबल्स वर इंफीरियर। ये जो रिबल्स के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, जो इंडिया के पास जो हथियार थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो बहुत ज्यादा इंफीरियर थे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी। कंपेरेटिव लैक ऑफ द एफिशिएंट लीडरशिप। ये किसी भी रिवोल्ट को चलाने के लिए या उसको कामयाब करने के लिए हमें एक एफिशिएंट लीडरशिप की जरूरत होती है। वो ये जो एफिशिएंट लीडरशिप है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में एब्सेंट थी, इसीलिए ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ था। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट कब करना था? 31 मई को। लेकिन वो रिवोल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ? ये 10 मई को ही स्टार्ट हुआ। द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द काज। बहुत सारे इंडियंस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट नहीं किया। इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो इम्पैक्ट इसके नताइज अब क्या निकलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के। The revolt was mainly feudal in character, carrying with its element soon some nationalist. The control of the Indian administration was passed on the British Crown Queen Victoria by the Government of India Act 1858। देखो जब तक 1858 तक इंडिया पे कौन रूल कर रहा था? 1858 तक रिवोल्ट ऑफ 1857 होने से पहले तक इंडिया पे रूल कर रही थी वो कौन थी? ब्रिटिश कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया पे रूल कर रही थी। लेकिन जो ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद ये जो रूलरशिप है ये किसकी तरफ ट्रांसफर हुई? यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया। रिवोल्ट 1857 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे रूल नहीं कर रही थी। उस टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही रूल इंडिया पे कर रही थी। लेकिन जो ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। उसमें इंडिया पे जो अब रूल करने वाले थे वो कौन थी? वो क्वीन विक्टोरिया थी, जो कि उस टाइम कौन लीडर थी? ब्रिटिश अंपायर की। अब जो
लीडरशिप है वो कंपनी से जाकर सीधे किसकी तरफ ट्रांसफर हुई, वो सीधे ब्रिटिश अंपायर की तरफ ट्रांसफर हुई. A royal darbar was held at Allahabad in November 1st, 1858. A proclamation was issued by the Queen Victoria. It was read at the darbar by the Lord Canning, who was the last Governor General and the first Viceroy of India. ये बात आप याद रखो कि जो लॉर्ड कैनिंग जो था ये लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया का. कौन? लॉर्ड कैनिंग. विड्रॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस. देखो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इससे एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई इंडियंस को हासिल, वो ये थी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस थी, मैंने आपको पहले भी बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या थी. डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस को कंप्लीटली विड्रॉ किया गया. दिस वाज ऑल अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857. If you like the video then please like and share the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.